हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम आपको नीट और पैरामेडिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। और आज हम कराने वाले हैं अपने क्लास 12th की मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर आते हैं: ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो आज अपनी हम इस वीडियो में इन 3 चैप्टर के मोस्ट 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारे 3 मई के एग्जाम के लिए, यानी हमारे कल के एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस शीट में से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलने वाला है आपके एग्जाम में। तो आइए हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द वॉरहॉर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी इसमें हमारा 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का हमें उसका फॉर्मूला देखना है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो डी एन अपॉन टी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एपीफाइट दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एपीफाइट होते हैं, जो मैंगो की ब्रांच में निकल आते हैं, ये किसका एग्जांपल है? ये कमन सेलिज्म का एग्जांपल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंटेड बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर इज। जो रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो डेट्राइटिस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर साइट ऑफ डिकम्पोजिशन इन द सॉइल एंड वाटर बॉडीज रेस्पेक्टिवली। यानी जो डिकम्पोजिशन की मेजर साइट होती है वो कहाँ होता है डिकम्पोजिशन? वो होता है अपर एंड बॉटम लेयर पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टू मेक द स्टडी ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम इजियर इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बेसिक कैटेगरीज। यानी जो हमारी ग्लोबल इकोसिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम आसानी से उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, मिनरलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय। जो मिनरलाइजेशन होता है वो कौन करता है? तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंगस मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमिफिकेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ह्यूमिफिकेशन के अंदर क्या बनता है? उसके अंदर क्या बनता है? तो उसके अंदर एसिडिक डार्क कलर्ड सब्सटेंस बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इक्वेशन ऑफ जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। जीपीपी इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर हेयर इज, आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी लॉस। क्वेश्चन नंबर 9, एन इकोसिस्टम कंटेन। इकोसिस्टम क्या रखता है? इकोसिस्टम के अंदर ग्रीन प्लांट्स, एनिमल डिकम्पोजर और अबायोटिक एनवायरनमेंट आता है, क्योंकि इकोसिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज कॉल्ड। जो हमारी ऑर्गेनिक मैटर की रेट, फॉर्मेशन की रेट हमारी कहलाती है जीपीपी, जिसको हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम आर। जो मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, वो होते हैं डिकम्पोजर, यानी डिकम्पोजिशन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 12, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आर। जो फैक्टर होते हैं डिकम्पोजिशन रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है हमारे टेम्परेचर और मॉइस्चर, ये डिकम्पोजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एनर्जी स्टोर एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड। जो एनर्जी स्टोर होती है कंज्यूमर लेवल पर, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अबायोटिक कंपोनेंट्स रेफर्स टू। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? तो अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। तो नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स को हम अबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड बाय। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कौन यूटिलाइज करता है? वो हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस कॉल्ड। जो डेट्रीवोर्स होते हैं वो हमारे ब्रेक डाउन कर देते हैं डेट्राइटस का स्मॉल पार्टिकल्स में। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कह देते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 17, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली। यानी जो हमारी एनुअल बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी है एक साल की, वो होती है 170 बिलियन टन। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। तो जो रैबिट की रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट है ग्रासलैंड के अंदर, वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर्स एंड द डिकम्पोजर इज कॉल्ड। यानी वो बायोमास जिससे हर्बीवोर्स द्वारा कंजप्शन होता है और डिकम्पोजर द्वारा कंजप्शन होता है, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is most important abiotic factor in pond ecosystem। यानी pond ecosystem के अंदर मेजर यानी मोस्ट इंपोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर क्या है? तो पॉन्ड में क्या होता है? पानी होता है। तो वाटर हमारा एक मेजर
फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज द इकोसिस्टम। उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी एक ऐसी रेट जिस पर हमारी जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में टूट जाती है, उसी एनर्जी को हम अपनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इकोसिस्टम में भी डिफाइंड है। इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इकोसिस्टम हमारी फंक्शनल यूनिट है फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज, यानी इकोसिस्टम को हम फंक्शनल यूनिट मानते हैं अपने इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? वो है हमारा ओशियन, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, जो द फॉलोइंग एक्ट एज अ नेचुरल स्कैवेंजर। जो नेचुरल स्कैवेंजर हैं वो हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड के अंदर क्या है? तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमारा ओशन आता है, क्योंकि ये 2/3 प्रेजेंट इस अर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 26, इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट। पहले ही बता चुका हूं इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट है, बायोटिक और अबायोटिक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की में कौन कौन सा ऑर्डर आता है? तो ऑर्गेनिज्म आता है, पॉपुलेशन आती है, फिर कम्युनिटी आती है, फिर हमारे बायोम आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी इज। इमिग्रेशन से हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इमिग्रेशन से हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो हमारा जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल हायरार्की इन द गिवन ऑप्शन इज। हाईएस्ट लेवल की हायरार्की क्या है? जैसे कि अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा, तो बायोम हमारा जो है सबसे लास्ट में आता है, ये बायोम में हमारा हाईएस्ट लेवल की हायरार्की है। क्वेश्चन नंबर 30, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन। जो इकोलॉजी हमारी बायो की ब्रांच है, ये ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन को बताती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजी की, क्योंकि इकोलॉजी की हायरार्की जो होती है वो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, इसलिए हम ऑर्गेनिज्म को अपनी इसकी इकोलॉजी की लोएस्ट यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इकोलॉजिकल हायरार्की कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। फिर देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि स्पीसीज, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। स्पीसीज को हम ऑर्गेनिज्म भी मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है वो क्या ऑपरेट्स करती है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन को ऑपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 34, अब पॉपुलेशन इज। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक हमारा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो एक डिफाइंड एरिया में रहता है, तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 35, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी से निकाल कर शीट तैयार की गई है और उसी एनसीईआरटी की शीट के क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये हमारे रामदेव मिश्रा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद हाउ मेनी बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमने पढ़ा इससे पहले ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में हमारा पॉपुलेशन, फिर हमारा इकोसिस्टम, फिर हमारा बायोम, तो इसमें 4 लेवल आते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन बराबर n0 ई आर टी। ई रिप्रेजेंट, ई क्या बताती है? तो ई जो होती है हमारी वो नेचुरल बेस लॉगरिथम को बताती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इसमें हमारा कौन है, कौन सा इंटरेक्शन है जिसका हम सबसे ज्यादा यूज अपने एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में करते हैं? तो वो हमारा प्रोसेस है अमनसेलिज्म। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें कौन पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है? तो स्पीसीज का इंटरेक्शन ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में नहीं आता, यानी ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। इसमें कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो कमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं है? तो फीमेल वेस्क एंड फिग स्पीसीज, ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, जो द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वन वंस इन इट्स लाइफ टाइम। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो सिर्फ अपनी लाइफ में एक बार फ्लावरिंग देता है? वो हमारा बम्बू स्पीसीज। तो ये लगभग 100 साल के अंदर एक बार फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 42, नेटिलिटी रेफर्स टू। नेटिलिटी का क्या मतलब होता है? तो नेटिलिटी का मतलब होता है सिंपल सा बर्थ रेट, और ये बर्थ रेट जो होती है वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 43, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ
इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो कैसे इक्वेशन से बनाई जाती है, तो डी एन अपॉन डी टी बराबर आर के आर एन के माइनस एन अपॉन के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। एक डिफरेंट स्पीसीज का एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक ही हैबिटेट है और उसमें फंक्शनल इंटरेक्शन है, तो वो है हमारी बायोटिक कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। कौन से इंटरेक्शन में दोनों ही पार्टनर अफेक्टेड होते हैं, यानी दोनों को नुकसान होता है, तो वो है कंपटीशन। इसमें स्पीसीज फर्स्ट और स्पीसीज सेकंड दोनों ही अफेक्टेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय। जो कंपटीटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल था वो किसने दिया था, वो जी.एफ. घोष ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 47, द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पता ही है आपको, डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो माइकोराइजा होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, पता ही है आपको, ये मिचुअलिज्म के एग्जाम्पल हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट्स और फंगस का, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अंदर के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना चाहते हैं और इसी प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच एरिया हाईएस्ट एवरेज रेन अकर। ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा पानी पड़ता है, तो वो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट, और अभी हम 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो आइए हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। इसमें 1 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने दोनों शीट्स को अलग अलग तैयार किया था, 50-50 क्वेश्चन की शीट, लेकिन कल के एग्जाम होने की वजह से मैं हम दोनों ही शीट्स को एक बार में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में, यानी हमारे 1 के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन का कौन एग्जांपल है, तो जू एंड बोटेनिकल गार्डन, ये हमारे एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर ऑफ। जो हमारा कन्वेंशन था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो अर्थ समिट आया था, वो हमारा 1992 के अंदर आया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन रेफर्स टू। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन होता है वो क्या रेफर करता है, वो प्रोटेक्ट करता है एंड कंजर्व करता है होल इकोसिस्टम को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेक्स एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें कौन एक्स सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, तो नेशनल पार्क इसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction are causes of। ये किसके लॉसेस हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के 4 लॉसेस हैं, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन और को एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम। जो थ्रेट्स आता है वो कैसे आता है, हैबिटेट लॉस से आता है, क्या ओवर एक्सप्लोइटेशन से आता है, क्या इंटेंसिव एग्रीकल्चर से आता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों तरह से आ सकता है, यानी हमारी जो प्रजातियां हैं वो तीनों तरह से खतरे में पड़ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन अ होस्ट फिश बिकम्स एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेंस ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट द सेम फेट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है, ये को एक्सटिंक्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 58, these are regarded as major cause of biodiversity, over exploitation, co-extinction, mutation, habitat loss and fragmentation, migration। हमें इसमें से बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस को पहचानना है, तो ओवर एक्सप्लोइटेशन, को एक्सटिंक्शन और हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन, यानी ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special getting where they can be protected and given special area called। हम इस कंजर्वेशन को एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, यानी हम थ्रेटेंड स्पीसीज को नेचुरल जगह से ले आते हैं और उसको अपने बनाए हुए स्थान पर रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय। जो लिस्ट थी वो किसने दी, वो ICUN ने दी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड कौन सा नहीं है,
तो बोटेनिकल गार्डन ये इन सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी जो इंडिया के अंदर है वो मैंगो में पाई जाती है। लगभग 1000 वैरायटी मैंगो की इस इंडिया के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, रेड लिस्ट इन इंडिया कंप्लीटेड बाय, जो रेड लिस्ट थी वो किसने कंप्लीट की थी? वो की थी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, यानी BSI ने। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक्स आर, जो स्पीसीज रेड डाटा बुक्स में है वो कैसी स्पीसीज है? थ्रेटेंड है या एंडेजर्ड है या रेयर है? तो ऑल ऑफ दी तीनों तरह की स्पीसीज रेड डाटा बुक में लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इंडिया हैज मोर देन genetically different strains of rice, complete the given statement with reference to NCERT टेक्स्ट बुक, यानी ये भी क्वेश्चन NCERT का है। यानी इंडिया के अंदर राइस के कितने स्ट्रेंस हैं? तो याद रखना 50,000। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 50,000 स्ट्रेंस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक स्पीसीज? इसमें कौन सी एक्सोटिक स्पीसीज है? पार्थेनियम, लेंटाना, इकॉर्निया, इसमें तीनों ही स्पीसीज एक्सोटिक होती हैं। एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब ऐसी स्पीसीज जो बाहर से आती हैं और हमारे यहाँ आकर रहने लगती हैं। ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 67, अबाउट 1000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हैज बीन एस्टिमेटेड इन इंडिया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैंगो की हमारी वेराइटीज 1000 से ज्यादा पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म इन इंडिया इज, इंडिया के अंदर एंजियोस्पर्म की कितनी स्पीसीज खतरे में है? तो 3000 स्पीसीज हमारी एंजियोस्पर्म की खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 69, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म यूज्ड बाय, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो किसने टर्म यूज की थी? वो की थी एडवर्ड विल्सन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो अकर इन इंडिया? अभी अभी मैं बता चुका हूँ, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 1000 स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया? मोर देन 50,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सीडू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, कौन इसमें एक्सीडू कंजर्वेशन है एक को छोड़कर? सैक्रेड ग्रुप्स, ये इंसिडू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 23, रेजरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये रेजरपाइन क्या होता है? ये एक प्लांट से निकाला जाता है जिसका नाम है रोवोल्फिया सर्पेंटिना रेजरपाइन। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 74, Western Ghats have a large number of plant and animal species that are not found anywhere else. Which of the following terms will you use to notify such species? यानी वेस्टर्न घाट के अंदर कौन सी स्पीसीज सबसे ज्यादा है? वो हमारी एंडेमिक स्पीसीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, a trees species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of a fruit eating bird. Which one of the following was that bird? कौन सी बर्ड थी जिसकी वजह से फ्रूटों को खा गई थी? वो थी हमारी डोडो बर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 76, इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज विद डिफरेंट फ्लेवर्स, कलर्स, फाइबर कंटेंट, शुगर कंटेंट एंड इवन शेल्फ लाइफ। द लार्ज वेरिएशन इज एन अकाउंट ऑफ, क्यों आता है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, a species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called, उन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकली डेंजर्ड स्पीसीज, जो इन फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा खतरे में पहुंच चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 78, which one of the following is related to ex situ conservation of threatened animals and plants? यानी इसमें कौन हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन है प्लांट और एनिमल्स के लिए? तो वो हमारी वाइल्ड लाइफ पार्क, वाइल्ड सफारी पार्क। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मायर्स? अभी तक अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमारे इस अर्थ पर, इस बायोस्फीयर पर 34 हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following the most important cause of animals and plants being driven to extinction? कौन सा इसमें सबसे ज्यादा हमारा एनिमल्स और प्लांट्स का इंपॉर्टेंट कॉज है, कारण है जिससे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? तो वो हमारा हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन, यानी हम जंगलों को, पेड़ों को काट रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, जिससे हैबिटेट लॉस हो रहा है और हमारे स्पीसीज प्लांट और एनिमल्स की खतरे में पड़ रही हैं और खत्म होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 81, The species confined to a particular region and not found elsewhere is termed as, ऐसी स्पीसीज जो हमारी पार्टिकुलर रीजन पर पाई जाती है और हर तरफ नहीं पाई जाती उसको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
82 एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन इज, XC2 कंजर्वेशन का एग्जांपल हमारा सीड बैंक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 83, पिरामिड ऑफ नंबर इन क्रोपलैंड इकोसिस्टम, जो पिरामिड होते हैं हमारे क्रोपलैंड इकोसिस्टम के अंदर वो अपराइट बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास तीन पिरामिड होते हैं और ये तीनों पिरामिड हमें बताते हैं, पहला वाला पिरामिड हमें एक्सपेंडिंग बताता है, दूसरा हमें स्टेबलिंग बताता है और तीसरा हमें डिक्लाइनिंग बताता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 85, may the trophic level with their correct species example in grassland ecosystem, grassland ecosystem में हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि हमारा इकोसिस्टम में हमारी जो चेन बनती है, फूड चेन, वो कैसे बनती है। तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल, हम इसमें अगर बात करें तो फोर्थ ए का हमारा आता है वल्चर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आता है वल्चर, क्योंकि ये सबको खा लेता है, ये आपका कार्निवोर्स होता है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर रैबिट, क्योंकि रैबिट हमारा हार्बीवोर्स होता है जो ग्रास को खाता है, और ग्रास हमारा आएगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, जो अपराइट पिरामिड होते हैं हमारे नंबर के, वो कहाँ एब्सेंट होते हैं, वो फॉरेस्ट में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन, हमें ए को बताना है, यानी प्लांट, फिर हम इंसेक्ट, फिर फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा सकता है, कोबरा खा सकता है, और कोबरे को ईगल खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, when man eats fish which it feeds on zooplankton which have eaten small plant, the producer in this chain is, यानी इसमें जो प्रोड्यूसर है हमारे जूप्लैंक्टन के अंदर वो होते हैं हमारे स्मॉल प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी कंज्यूमर मेज फील्ड इकोसिस्टम, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, वो होता है हमारा ग्रास होपर, जो सबसे पहले हमारी ग्रास को खाना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 90, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारी कंज्यूमर डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, जो मास होता है हमारे ट्रॉफिक लेवल पर एक पार्टिकुलर टाइम है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 92, मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियंस वाटर्स आर, जो मोस्ट एनिमल्स होते हैं जो गहरे समुद्र में रहते हैं उन्हें हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन मे नॉट बी डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन सोलर एनर्जी, इसमें कौन सी फूड चेन है जो सोलर एनर्जी पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं रहती, तो वो है हमारी डेट्राइटस फूड चेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, if bamboo plant is growing in a far forest that will be its trophic level, इसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, प्लांट है, जाहिर सी बात है इसका ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 95, आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिज्म 1 2 3 एंड 4 इन द फूड वेब शो बिलो, तो फूड वेब में कौन कौन आता है हमारा, पहले पर डियर, फिर रैबिट, फिर फ्रॉग, फिर रेट आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 यानी 96, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन में होगा जो हमारा रैबिट के थ्रू, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और जो प्लांट फॉर्मेशन करते हैं, प्रोड्यूसर फॉर्मेशन करता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 97, the transfer of energy from one trophic level to other trophic level is according to the second law of thermodynamics. The efficiency of energy transfer from herbivores to carnivores is 10%. पता है आपको एक 10% का नियम था जो लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने बताया था एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, a plant being eaten by a herbivore which in turn eaten by carnivore makes, ये क्या बना देता है, ये फूड चेन बना देता है। क्वेश्चन नंबर 99, when the number of organisms at successive levels are plotted the assume the shape of pyramid, this is called the pyramid, ये नंबर के पिरामिड होते हैं, अगर किसी में ऑर्गेनिज्म के नंबर आते हैं तो वो नंबर का पिरामिड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, टिप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय, जो टिप होती है वो कार्निवोर्स के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 101, द रिलेशन इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपेक्टेड इन, जो रिलेशन होता है इकोसिस्टम में वो पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर, तीनों तरह के बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच अ फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इज इन विच ट्रॉफिक लेवल, यानी हमारे पास एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जैसे कि फॉरेस्ट मान लिया, मैक्सिमम एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास, प्रोड्यूसर के पास यानी T1 के पास, तो
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये हमारे नीट 2026 3 मई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इकोलॉजी के। अगर आप इस शीट को अच्छे से देख लेते हो और मेरी प्लेलिस्ट में जितने भी शीट्स पड़ी हैं 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन की, आप उनको अगर लगा लेते हो तो ऊपर वाले ने चाहा अगर आपके नंबर इंप्रूव होगा और आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर नीट की ये शीट्स नहीं लगाई हैं तो वो नीट की शीट को ऑब्जेक्टिव शीट लगा सकता है और अपने एग्जाम के कल वाले एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बताइए हमें कि आने वाली वीडियो हम किस टॉपिक पर बना करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।